बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, क्लास 10 बायोलॉजी। हम अपने पिछले लेक्चर में मैं आपको एक डिसऑर्डर जो था वो पढ़ा चुका हूँ। आज हमारे नेक्स्ट दो डिसऑर्डर हैं जिसमें एम्फीसीमा और नमूनिया, दो डिसऑर्डर हमारे शामिल हैं, एम्फीसीमा और नमूनिया। अब सबसे पहले नंबर पर हम देखते हैं कि एम्फीसीमा क्या है, किस तरह ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये डिसऑर्डर जो है इसमें क्या होता है, हमें कैसे पता चलता है कि हम एम्फीसीमा का शिकार हो गए हैं या हम नमूनिया का शिकार हो गए हैं या हम ब्रोंकाइटिस का शिकार हो गए। तो इसकी कुछ मेन सिम्टम्स पाई जाती हैं इंसान के अंदर, उसकी कुछ वजूहात भी होती हैं, कुछ काजेज होते हैं, कुछ सिम्टम्स होती हैं। तो उनकी बुनियाद पर हमें पता चल जाता है कि हम कौन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का शिकार है। तो सबसे पहले नंबर पर हम देखते हैं आज एम्फीसीमा में। एम्फीसीमा क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द एल्वेलाई। जब हमारी वॉल ऑफ एल्वेलाई की दीवारें जो हैं वो खराब होना शुरू हो जाती हैं, ये टूट का शिकार होना शुरू हो जाती हैं या डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, तो हम ये कहते हैं कि वो शख्स जो है वो एम्फीसीमा का शिकार हो। यानी इन दीवारों के टूट जाने की वजह से क्या होता है कि एल्वेलाई की दीवारें जो है जब टूटती हैं, ये डिस्ट्रक्शन होती है या उनके अंदर कोई इन्फेक्शन क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर सोजिश आ जाती है। यानी वो दीवारें जो है एल्वेलाई की वो सोजिश का शिकार होती हैं, वो फूलना शुरू हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से लार्जर सैक, जिसकी वजह से थैलियाँ जो है एल्वेलाई, क्या कहते थे हम, एल्वेलाई को हम थैलियाँ कहते थे, और ये मुख्तलिफ एल्वेलाई जो थी यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर थे, तो ये मुख्तलिफ थैलियाँ जो थी वो मिलकर लंग्स बनाती हैं। तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी ये सैक जो हैं ये बड़े होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि स्वेलिंग हो जाती है इनके ऊपर, बट लेस सरफेस एरिया फॉर द गैसेज एक्सचेंज। इनके स्वेल होने की वजह से अंदर इनका सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है, और कम सरफेस एरिया की वजह से गैसेज एक्सचेंज के लिए जगह या एरिया भी कम हो जाता है, यानी उसके अंदर गैस की मिकदार जो है वो, हवा की मिकदार जो है वो कम जा पाती है। अब जैसे ही लंग्स टिश्यू जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं, तो लंग्स जो हैं वो दोबारा फिर एक्सपैंड, कंस्ट्रक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाते। तो लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो लंग्स जो हैं वो ओरिजिनल पोजीशन में आफ्टर एक्सलेशन प्रोसेस के बाद दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आ जाते। तो होता क्या है कि एयर ट्रैप इन लंग्स, हवा को लंग्स जो हैं वो दोबारा बाहर नहीं निकाल पाते क्योंकि वो फूल जाते हैं, और उनकी कंस्ट्रक्ट और रिलैक्स होने की सलाहियत यानी उनकी एक्सपैंड होने की सलाहियत और फिर कंस्ट्रक्ट होने की सलाहियत जो है वो खत्म हो जाती है, यानी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हवा जो है वो लंग्स के अंदर ट्रैप होकर रह जाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए इसकी सिम्टम्स भी कौन कौन सी हैं, हम कि कौन कौन सी अलामात है जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि वो शख्स जो है वो एम्फीसीमा का शिकार है। तो एम्फीसीमा में सबसे पहले नंबर पर जो आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी वो शख्स जो है जब उसके जिस्म के अंदर से गैस जो है वो यानी हवा जो है लंग्स के अंदर ट्रैप होकर रह जाएगी, तो उसको सांस लेने में तंगी का एहसास होगा, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी। नंबर टू सिम्टम नंबर 2 में आ जाता है फैटिग्यू, थकावट होना शुरू हो जाएगी। हमें पता है कि हमारे सेल जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, तो हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की मिकदार प्रॉपर तरीके से चाहिए। तो अगर तो हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, लेकिन अगर हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो फिर हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस चेंज हो जाता है, जिसे हम अनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो हमें एनर्जी भी फराहम करता है। तो जब हमारे पास प्रॉपर मिकदार में हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, यानी गैस जो है लंग्स के अंदर जो ट्रैप होकर रहेगी उसको प्रॉपर तरीके से हम बाहर नहीं, एक्सलेशन का प्रोसेस प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से एनर्जी भी हमें मुनासिब मिकदार में नहीं मिल पाएगी, और उस एनर्जी के ना मिलने की वजह से इंसान जो है वो थकावट का शिकार हो जाएगा, यानी उसके अंदर एनर्जी लेवल जो है वो लो हो जाएगा, जिसकी वजह से वो थकावट का शिकार हो जाएगा। इसके बाद है रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के इलाज के तौर पर जो मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया है उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसके बाद वेट लॉस, और इस अहम तरीन सिम्टम्स में इसका वजन में कमी आ जाती है, यानी इंसान का वजन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। अब जितनी देर तक एम्फीसीमा की अलामात ज़ाहिर होती हैं या एम्फीसीमा के मुताल्लिक़ हमें पता चलता है, तो कोई भी शख्स जो है जिसको एम्फीसीमा का शिकार हो जाता है तो वो 50 से 70% लंग्स टिश्यू जो है उसके उस वक्त तक डैमेज हो चुके थे, यानी 50 से 70% उसके लंग्स टिश्यू जो है वो तब तक डैमेज हो चुके होते हैं जब तक उसे इनकी अलामात का पता चलता है।
तो ये था बेटा हमारा टॉपिक एम्फीसीमा का मतलब। नेक्स्ट हमारा डिसऑर्डर है नमूनिया। नमूनिया क्या है? नमूनिया इज इन्फेक्शन ऑफ लंग। लंग्स की इंफेक्शन को नमूनिया का नाम दिया जाता है। अगर ये इंफेक्शन जो है वो दोनों लंग्स के अंदर हो तो उसे डबल नमूनिया ही कहते हैं। अगर एक में हो तो वो सिंगल नमूनिया की शक्ल में हमारे पास आता है। और डबल नमूनिया इंफेक्शन जो है वो ज्यादा सीवियर होता है देन सिंगल नमूनिया की निस्बत। अब इसके काजेस कौन कौन से हो सकते हैं नमूनिया के? इसके काजेस में बैक्टीरिया है, वायरस है या फंजल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया में सबसे अहम तरीन जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई है, यानी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से ये वो शख्स जो है वो नमूनिया का शिकार हो जाता है। इसकी वजह से इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसके बाद फंजल इन्फेक्शन की वजह से भी इंसान नमूनिया का शिकार हो जाता है। अब होता क्या है इसमें, जो काजेटिव ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो वायरस है चाहे वो बैक्टीरिया है, वो क्या होता है, काजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटर एलोलाई के अंदर दाखिल हो जाता है और वहां पर वो रहता है और अपना रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो या इंक्यूबेशन पीरियड जो है वहां पर वो कंप्लीट करता है, अपनी रिप्रोडक्शन के अमल को मुकम्मल करता है और अपनी तादाद में इजाफा करता है, यानी अपनी तादाद को मल्टीप्लाई करता है, अपनी तादाद में इजाफा करता है। लंग टिश्यू एंड एरिया फिल्ड, तो उसकी वजह से क्योंकि वहां पर इन्फेक्शन क्रिएट हो गया है तो उसकी वजह से लंग्स टिश्यू और एरिया जो है वो फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस की मिकदार से बढ़ जाता है, यानी वहां पर पीप की मिकदार जो है वो वहां पर पैदा होना शुरू हो जाती है। अब इसकी अलामत कौन कौन सी है? नमूनिया की सबसे अहम तरीन अलामत में से जो अलामत है उसमें कोल्ड, सर्दी लगना एंड हाई फीवर, और सर्दी के साथ तेज बुखार। इसके बाद शिवरिंग यानी कपकपाहट या कपकी भी लगना, यानी सर्दी महसूस होना। इसके बाद आता है कफ विद स्पम प्रोडक्शन, यानी खांसी बलगम के साथ, यानी खांसी आती है और उसके साथ बलगम की मिकदार जो है वो जिस्म से खारिज होती है। पेशेंट में शॉर्ट ऑफ ब्रीथ। अब इसमें क्या होता है कि मरीज जो है वो चूंकि ये एरिया जो है यानी हमारे लंग्स टिश्यू जो हैं वो फ्लूइड और पस की मिकदार से भर जाते हैं, तो उसकी वजह से सांस लेने में उस शख्स को तंगी का एहसास करना पड़ता है, यानी ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर तरीके से तमाम सेल्स तक नहीं पहुंच पाती। ऑक्सीजन के ना पहुंचने की वजह से स्किन कलर जो है वो चेंज होना शुरू होता है। वो डस्की या पर्पलिश कलर में स्किन कलर जो है वो उसके डस्की या पर्पलिश कलर में स्किन का कलर जो है वो होना शुरू होता है। और किस वजह से ये कलर चेंज होता है? प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन की मिकदार ना पहुंचने की वजह से। अब पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। अब इसमें सबसे अहम तरीन वजह नमूनिया के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो ब्लड के अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हम सांस उसमें के अंदर लंग्स जो है वो एक्सपैंड और रिलैक्स जो है यानी कंस्ट्रक्ट और रिलैक्स प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मिकदार भी प्रॉपर तरीके से तमाम ब्लड के अंदर और तमाम सेल्स तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म का कलर तब्दील होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर एनर्जी लेवल भी लो होना शुरू हो जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट में वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर नमूनिया स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से है तो वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है, और एंटीबायोटिक्स अगर बैक्टीरिया की वजह से नमूनिया है तो फिर हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर एक बात और कि एंटीबायोटिक्स जो है वो दो तरह की होती हैं, एक बैक्टीरियोसाइडल और एक बैक्टीरियोस्टैटिक। सबसे पहले डॉक्टर हजरात जो मेडिसिन देते हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया जाता है। अगर उनसे कोई शख्स जो है वो ठीक ना हो सके तो फिर बैक्टीरियोस्टैटिक का दिया जाता है, बैक्टीरियोसाइडल मेडिसिन बैक्टीरियोसाइडल दी जाती है। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है मार देना, यानी वो बैक्टीरिया को मार देना। तो ये था बेटा आज का हमारे टॉपिक, आज का हमारा लेक्चर जो था यहीं तक था। तो हमें नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है वो हम पढ़ेंगे। तो आज तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।